मेरे साथ समय में पीछे चलो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां लोकतंत्र एक नया विचार है। उस समय की तस्वीर बनाओ जब दर्शन बड़े सवालों को खोजना शुरू कर रहा था। ये प्राचीन ग्रीस है, एक सभ्यता जिसने सवाल करने, तलाशने और मानवीय भावना का जश्न मनाने का साहस किया। अपनी अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति प्रेम के साथ यूनानियों ने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर चमकते समुद्रों तक ग्रीस नवाचार का देश था। प्राचीन यूनानियों ने हमें गणित, विज्ञान, कला और साहित्य में अभूतपूर्व विचार दिए। उनकी विरासत उनकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है, जिसने सदियों से अनगिनत संस्कृतियों को प्रभावित किया है। उनकी कहानियां, मिथक और किंवदंतियां आज भी हमें मोहित करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही देवी देवताओं और नायकों की कहानियों ने प्रेम, क्षति और मानवीय स्थिति के सार्वभौमिक विषयों की पड़ताल की। ये कालातीत किस्से 21वीं सदी में भी कलाकारों, लेखकों और विचारकों को प्रेरित करते हैं। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और उत्कृष्टता की खोज एक प्रकाश स्तंभ का काम करती है, जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। आइए हम प्राचीन ग्रीस की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरें और उन खजानों को उजागर करें जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन ग्रीस एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था। यह विभिन्न नगर राज्यों का एक संघ था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान और शासन प्रणाली थी। यह स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह था, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और सरकार थी। इन नगर राज्यों में एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ और थेब्स प्रमुख थे। लोकतंत्र का उद्गम स्थल एथेंस बौद्धिक और कलात्मक ऊर्जा से गुलजार था। यहाँ के नागरिक खुले बाजारों और सभाओं में विचारों का आदान प्रदान करते थे। स्पार्टा, जो अपने सैन्य कौशल के लिए जाना जाता है, अनुशासन और ताकत को महत्व देता था। यहाँ के लोग कठोर प्रशिक्षण और सख्त जीवन शैली का पालन करते थे। इन नगर राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता और सहयोग ने ग्रीक इतिहास को आकार दिया, जिससे संघर्ष और सहयोग दोनों के दौर आए। ये प्रतिस्पर्धा और सहयोग ग्रीक संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन संघर्षों में सबसे प्रसिद्ध पेलोपोनेशियन युद्ध ने प्रभुत्व के लिए संघर्ष में एथेंस को स्पार्टा के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला और ग्रीक समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स द्वारा प्रलेखित यह युद्ध सत्ता, महत्वाकांक्षा और संघर्ष के दुखद परिणामों के बारे में बहुमूल्य सबक देता है। थ्यूसिडाइड्स के लेखन ने इतिहास को समझने के तरीके को बदल दिया। इस गतिशील राजनीतिक परिदृश्य के बीच विचारकों की एक नई नस्ल का उदय हुआ, दार्शनिक। इन दार्शनिकों ने समाज, नैतिकता और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों की जांच की। सुकरात ने अपनी अथक पूछताछ के साथ पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया। उनके संवादों ने लोगों को अपने विश्वासों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उनके छात्र प्लेटो ने अपने दार्शनिक संवादों में न्याय, सत्य और आदर्श समाज के बारे में गहन प्रश्नों की पड़ताल की। प्लेटो की अकादमी ने शिक्षा और विचारों के आदान प्रदान का एक केंद्र स्थापित किया। प्लेटो के छात्र अरस्तु ने तर्क, नैतिकता और प्राकृतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे सदियों से वैज्ञानिक जांच की नींव पड़ी। अरस्तु के कार्यों ने विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों को प्रभावित किया। इन दार्शनिक दिग्गजों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने पश्चिमी विचार को आकार दिया और आज भी बहस और चर्चा को प्रेरित कर रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और आधुनिक समाज को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उत्तर दिशा से एक नई ताकत आई, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। सिकंदर महान, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक दूरदर्शी नेता, सिकंदर ने अपने साम्राज्य में ग्रीक संस्कृति और विचारों का प्रसार करते हुए विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उनका साम्राज्य पश्चिम में ग्रीस से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था, जिसमें संस्कृतियों और लोगों की एक आश्चर्यजनक विविधता शामिल थी। सिकंदर की विजयों ने हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत की, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और संलयन का समय था। ग्रीक भाषा, कला और दर्शन पूरे भूमध्य सागरीय दुनिया और उसके बाहर फैल गए। ग्रीक आदर्शों के अनुरूप नए शहरों की स्थापना की गई, जो शिक्षा और वाणिज्य के केंद्र बन गए। सिकंदर के साम्राज्य की विरासत जटिल और बहुआयामी है।
जहां उनकी विजयों ने विनाश और उथल-पुथल मचाई, वहीं उन्होंने ग्रीक संस्कृति और विचारों के प्रसार को भी सुगम बनाया। ग्रीक और पूर्वी परंपराओं के इस संलयन का पश्चिमी सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। हेलेनिस्टिक काल में विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान का भंडार, अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय, हेलेनिस्टिक दुनिया के सभी कोनों से विद्वानों को आकर्षित करता था। सिकंदर की विजयों ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने भूमध्य सागरीय दुनिया और उसके बाहर के सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया। शहर से साम्राज्य तक सत्ता में रोमन का उदय। जहां पूर्व में ग्रीस फला फूला, वहीं पश्चिम में एक नई शक्ति उभर रही थी, रोम। यह शक्ति धीरे धीरे अपने पंख फैला रही थी और एक महान साम्राज्य बनने की ओर अग्रसर थी। मध्य इटली में एक छोटे से शहर राज्य के रूप में विनम्र शुरुआत से रोम ने विस्तार और विजय की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। यह यात्रा न केवल सैन्य विजय की थी, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव की भी थी। सैन्य शक्ति, रणनीतिक गठबंधनों और राजनीतिक चतुराई के संयोजन से प्रेरित होकर रोम ने धीरे धीरे पूरे इतालवी प्रायद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाया। यह प्रभाव केवल सैन्य नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी था। रोमन गणराज्य, जो नागरिक भागीदारी और कानून के शासन के सिद्धांतों पर स्थापित है, ने विस्तार के लिए एक स्थिर आधार प्रदान किया। इसने रोम को एक मजबूत और संगठित समाज बनने में मदद की। रोमन सेना, जो अपने अनुशासन और प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध है, युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय शक्ति साबित हुई। उनकी रणनीतियां और तकनीकें अद्वितीय थीं। युद्धों और विजयों की एक श्रृंखला के माध्यम से रोम ने भूमध्य सागरीय दुनिया पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। यह प्रभुत्व केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी था। कार्थेज के खिलाफ प्यूनिक युद्ध, एक शक्तिशाली उत्तरी अफ्रीकी साम्राज्य, ने रोमन शक्ति और लचीलापन का परीक्षण किया। इन युद्धों ने रोम को और भी मजबूत और संगठित बनाया। इन संघर्षों में रोमन विजय ने पश्चिमी भूमध्य सागर में रोमन प्रभुत्व को सुरक्षित कर लिया। यह विजय रोम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। जैसे जैसे रोम की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे भूमि और संसाधनों के लिए उसकी भूख भी बढ़ती गई। यह भूख केवल भौतिक संसाधनों की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक संसाधनों की भी थी। रोमन गणराज्य, जो कभी नागरिक सदाचार का प्रतीक था, आंतरिक विभाजनों और राजनीतिक अस्थिरता से तेजी से घिर गया था। यह अस्थिरता रोम के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती थी। रोमन इतिहास में एक नए अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था, जो महानता और उथल-पुथल दोनों से चिह्नित था। यह नया अध्याय रोम को एक नए युग में ले जाने वाला था। सीजर और ऑगस्टस, एक साम्राज्य का आकार देना। रोमन गणराज्य आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर होकर पतन के कगार पर था। यह एक ऐसा समय था जब गणराज्य की नींव हिल रही थी और एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। यह उस अशांत युग में था जब जूलियस सीजर, एक शानदार सेनापति और करिश्माई नेता, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उनकी नेतृत्व क्षमता और सैन्य कौशल ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। गॉल में सीजर के सैन्य अभियानों, जो आधुनिक फ्रांस है, ने रोमन शक्ति और प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। इन अभियानों ने न केवल रोमन साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि सीजर की प्रतिष्ठा को भी चार चांद लगाए। हालांकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें रोमन सीनेट के साथ संघर्ष में ला दिया, जिससे एक गृह युद्ध छिड़ गया, जिसने गणराज्य की नींव को हिला दिया। यह संघर्ष सत्ता के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मार्च के ईद के दिन सीजर की हत्या ने रोमन गणराज्य के अंत और रोमन साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने सत्ता के संतुलन को बदल दिया। उनके दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन, जिन्हें बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना गया, ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर और खुद को पहले रोमन सम्राट के रूप में स्थापित करते हुए चतुराई से सत्ता के लिए अपना मार्ग प्रशस्त किया। ऑगस्टस ने अपनी कुशल रणनीति और राजनीतिक चतुराई से सत्ता को मजबूत किया। ऑगस्टस के शासनकाल ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि की अवधि की शुरुआत की, जिसे पैक्स रोमाना के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में कला, संस्कृति और विज्ञान में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। ऑगस्टस के शासन में रोमन साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया, जो उत्तर में ब्रिटेन से लेकर दक्षिण में मिस्र तक फैला हुआ था। इस विस्तार ने रोम को एक वैश्विक शक्ति बना दिया। ऑगस्टस ने रोमन सेना में सुधार किया।
एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना की और महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाएं शुरू की, जिन्होंने रोम शहर को बदल दिया। इन परियोजनाओं ने रोम को एक आधुनिक और समृद्ध शहर में बदल दिया।